स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सभी लोग हेल्दी और स्वस्थ होंगे। तो आज यह डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 3 में बताने जा रहा हूँ, तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो यह है, कभी कभी पैरोटिड ग्लैंड विषाणु द्वारा संक्रमित हो जाती है, जिससे लार ग्रंथि में सूजन आ जाती है। क्या होता है, जो कभी कभी पैरोटिड ग्लैंड होती है वो एक विषाणु के द्वारा संक्रमित हो जाती है, यानी कि एक वायरस के द्वारा। तब मम्स यानी गलसुआ नामक बीमारी हो जाती है, और मुख में जो पचा हुआ जो भोजन होता है उसे हम बोलस कहते हैं। अब है उसके बाद ग्रास नली। यह पूर्णतः मांसपेशियों से बनी संरचना होती है। यह लगभग 25 सेंटीमीटर सक्रिय नली होती है। यानी जो ग्रास नली होती है वह पूर्णतः मांसपेशियों से बनी एक संरचना होती है, और यह लगभग 25 सेंटीमीटर सक्रिय नली होती है जो आमाशय में खुलती है। ठीक है ना। उसके बाद है, यह भोजन को केवल आमाशय तक पहुंचाने के लिए रास्ता प्रदान करती है। कौन रास्ता प्रदान करती है? ग्रास नली। यह भोजन को आमाशय तक पहुंचाने के लिए रास्ता प्रदान करती है। इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है। पाचन की क्रिया नहीं होती ग्रास नली में कभी भी। इसमें क्रमाकुचन पेरिस्टालसिस की क्रिया के कारण भोजन नीचे सरकता है। मतलब जब एक क्रमाकुचन की क्रिया होती है तभी इसमें भोजन नीचे सरकता है ग्रास नली में। उसके बाद आता है आमाशय। मुख गुहा के बाद ग्रास नली से होते हुए जो भोजन होता है वो सीधा आमाशय में पहुंच जाता है। मतलब मुख गुहा के बाद जो भोजन होता है वो ग्रास नली से होता हुआ सीधा आमाशय में यानी कि पेट की तरफ पहुंच जाता है। आमाशय आहार नली का सबसे चौड़ा भाग होता है, जो एक थैली नुमा होता है, यानी एक थैली के आकार का होता है। ठीक है ना। आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। आमाशय को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है ना। अब आता है आमाशय के ऊपरी वाले भाग। ऊपर वाले भाग जो हृदय के नज़दीक होता है उसे कार्डियक भाग कहते हैं, और बीच वाले भाग को फंडिक भाग तथा सबसे नीचे वाले भाग को पाइलोरिक भाग कहते हैं। और उसके बाद आता है कार्डियक। तो कार्डियक में ऑक्सेंटिक कोशिकाएं होती हैं। तो क्या होता है, जो कार्डियक होती है वहाँ पे छोटी छोटी सी ऑक्सेंटिक कोशिकाएं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वो HCl जो निकलता है वहाँ से। ठीक है ना। और जो विषाणुओं को नष्ट कर देता है। तो देखो हाइड्रोक्लोरिक का क्या काम होता है। जो हाइड्रोक्लोरिक होता है वो सबसे पहले जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट कर देता है, और भोजन को अम्लीय बना देता है, और भोजन को यहाँ से अम्लीय बना देता है, तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। मतलब और एंजाइम की क्रिया को तीव्र बढ़ा देता है। उसके बाद आता है हमारा फंडिक भाग। तो फंडिक यह भोजन को अधिक समय तक आमाशय में रोक कर रखता है। इसमें रुगे पाई जाती है। एक मतलब रुगे नाम की एक संरचना होती है जो इसमें पाई जाती है, जिसकी संरचना जो होती है वो कांटे नुमा होती है, यानी कांटे की तरह होती है। भूख लगने पर जो रुगे होता है वह कांटे की तरह चुभता है। यह पेट की सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाता है। मतलब पेट की सतह की जो क्षेत्रफल होता है उसको बढ़ा देता है। भोजन को समायोजित करने के लिए पेट को फैलने देना फैलने देता है, और भोजन को पचाने के लिए उसे रोक कर रखता है। ठीक है ना। और उसके बाद आता है हमारा पाइलोरिक भाग। तो देखिएगा पाइलोरिक में क्या होता है। पाइलोरिक वाले भाग में जठर ग्रंथि यानी पाइलोरिक ग्रंथि होती है, जिससे जठर रस निकलता है। जो जठर रस में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। पहला होता है पेप्सिन एंजाइम और दूसरा होता है रेनिन एंजाइम। और देखिए मैं आगे बताता हूँ। उसके बाद पेप्सिन होता है वो क्या काम करता है। पेप्सिन जो होता है यह सामान्यतः प्रोटीन का पाचन करता है। जो पेप्सिन एंजाइम होता है वह आपके उसमें
प्रोटीन का पाचन करता है बॉडी में। यह भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। देखो ये सामर्थ्य, पहली बात है प्रोटीन का पाचन करता है, और उसके बाद क्या करता है, ये जो भोजन में मौजूद जो प्रोटीन होती है उसे पेप्टोन्स में बदल देता है। उसके बाद आता है रेनिन एंजाइम। यह दूध को पचाने में सहायक होता है। जो रेनिन एंजाइम होता है, ये जो हम दूध लेते हैं उसे पचाने में सहायक होता है। यह विशेष प्रकार का एंजाइम है। यह मतलब एक विशेष प्रकार का एंजाइम है जो बच्चों में ज़्यादा मात्रा में स्रावित होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें यह एंजाइम ज़्यादा मात्रा में निकलता है, यानी कि स्रावित होता है। यह दूध में मौजूद जो एक प्रोटीन होती है उसे कहते हैं केसिन प्रोटीन। कैसिन कैसिन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट के रूप में बदल देता है। उसके बाद आती है हमारी छोटी आंत। अब देखिए छोटी आंत में क्या है। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, जिनकी औसत लंबाई 6 से 7 मीटर यानी 20 से 23 फुट होती है। आमाशय में पाचन की क्रिया संपन्न होने के बाद क्या होता है, भोजन जो होता है वो छोटी आंत में पहुंचता है और जहां भोजन का पाचन तथा अवशोषण की क्रिया होती है। ठीक है, जहां भोजन का क्या होता है, पाचन होता है और तथा अवशोषण की क्रिया होती है, यानी ऑब्जॉर्प्शन। अवशोषण को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जॉर्प्शन होता है। संपूर्ण आहार नाल की जो लंबाई होती है लगभग वो 9 मीटर होती है या 32 फीट होती है, कह सकते हैं। पाचन से संबंधित जो सबसे अधिक कार्य होता है वो एक छोटी आंत में ज़्यादा होता है। पाचन से संबंधित जो काम होता है वो सबसे ज़्यादा एक ऑर्गन होता है जिसे बोलते हैं छोटी आंत, उसी में ज़्यादा होता है। तो छोटी आंत होती है वो 3 भागों में विभाजित होती है। पहला होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजुनम, तीसरा होता है इलियम। ठीक है ना। अब देखिएगा, हम बताते हैं पहले ड्यूडेनम को ही पहले बताता हूँ। ये आ गया ड्यूडेनम। यह आमाशय के बाद यू आकार की एक संरचना होती है। इसमें यकृत तथा अग्नाशय दोनों खुलते हैं। यानी जो ड्यूडेनम होती है यह एक यू आकार की संरचना होती है जिसमें यकृत और अग्नाशय दोनों खुलते हैं, जिसके द्वारा द्रव स्रावित होता है। यह द्रव एंजाइम को सक्रिय करते हैं। जो यह द्रव स्रावित होता है वो जो हमारे शरीर में जो एंजाइम होते हैं उसको सक्रिय कर देता है, यानी कि एक्टिव कर देता है, जिससे जो भोजन का जो पाचन होता है वो आसानी से हो जाता है। अब उसके बाद आता है हमारा जेजुनम। जेजुनम के आगे वाले भाग को जेजुनम कहते हैं। मतलब जेजुनम होता है, उसके जो आगे वाला भाग होता है उसे हम जेजुनम कहते हैं। यह भोजन को छोटी आंत के नीचे वाले हिस्से में पहुंचाने का कार्य करता है। इसमें कोई भी रासायनिक कार्य नहीं होता। उसके बाद आता है इलियम। तो देखिएगा, इलियम है यह छोटी आंत के नीचे वाले हिस्से के रूप में पाया जाता है। जो इलियम है यह छोटी आंत के नीचे वाले हिस्से में पाया जाता है। थैंक यू ऑल स्टूडेंट। अगर हमारे द्वारा पढ़ाते समय कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना, और कुछ भी अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया हो इस टॉपिक में तो मुझे कमेंट करना। हम उस अपनी जो गलती है उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।